Hello students, good morning. Today we are discussing class 12th physics NCERT textual question answers. We are doing all the numericals and we are continue with our series. Okay. So in our previous parts till part 6 we are discussing question number 1 to 16. Okay. So in our today's part we are discussing question number 17. Okay, so chapter 7 alternating current. Okay, and page number 267. Okay, so चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट. So question number 17 is on your screen. Okay, so keeping the source frequency equal to resonating frequency. क्या कह रहा है कि अगर आप जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स फ्रीक्वेंसी अगर उसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखते हो एलसीआर सर्किट में, इफ 3 एलिमेंट है आपके पास एलसीआर इन क्वेश्चन नंबर 11 और अरेंज इन पैरेलल. ठीक है, जब हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था. ओके, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप क्वेश्चन नंबर 11 एक बार जरूर फॉलो करें. तो हमें शो करना है कि टोटल करंट इन पैरेलल एलसीआर सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ये बताना है कि जो करंट है वो क्या है, मिनिमम है. क्लियर. और हमें क्या करना है, ऑब्टेन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ सर्किट. ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है करंट की फॉर द एलिमेंट. क्लियर, जो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें श्योर स्पेसिफाई कर रखा है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, तो मैं एक बार आपको यहाँ पे ही इस स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 भी शो कर देती हूँ. तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, आप देख सकते हो जैसे कि स्क्रीन पे. ठीक है, और एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 230 वोल्ट है, सोर्स है, ये सारा कुछ आपको दे रखा था. वहाँ पे हमने फाइंड आउट करा था. ठीक है, सोर्स फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी थी, इम्पीडेंस निकाला था, एम्पलीट्यूड निकाला था. ठीक है, डिटरमाइन द आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस द 3 एलिमेंट ऑफ द सर्किट. क्लियर. तो पोटेंशियल ड्रॉप वो हमने से मतलब वहाँ पे 11 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इस कंसेप्ट को हम कहीं ना कहीं यूज करने वाले हैं. ठीक है, वहाँ हमने क्या किया था पैरेलल में, आज हम करेंगे पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में ही. चलिए बेटा फिर स्टार्ट करते हैं. हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17. सो इफ जेड इज द इफेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ द पैरेलल की सर्किट. देखिए, क्योंकि आपके पास एलसीआर सर्किट है तो हम बना लेते हैं एलसीआर सर्किट. तो वी आर टेकिंग दिस इज एल, पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, दिस इज सी एंड दिस इज आर. तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एंड ऑल दीज आर कनेक्टेड विद एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स एल सी आर. ठीक है, एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ सोर्स के साथ कनेक्ट है. ओके, तो आप देखिए जब हमारे पास 3 एलसीआर सर्किट है, हमारे पास क्या है, एलसीआर सर्किट गिवन है. ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ये आपके पास एक एलसीआर सर्किट है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर. ओके, सो देखिए बेटा, वी नो दैट कि जो यहाँ पे जेड होगा, जेड क्या होता है अपना इम्पीडेंस. ठीक है, इम्पीडेंस. ठीक है, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट. क्लियर, यानी कि आप क्या कह सकते हो, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस विच इज अकर ड्यू टू एल सी एंड आर. ठीक है, बिकॉज ये आपका पैरेलल सर्किट है. ठीक है, हम इसको इसमें लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे. किसके फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म में. अगर आप इसको लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/z इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/xl प्लस 1/xc. वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर लगा देंगे इन सब के ऊपर. ठीक है, ये इस तरीके से देखिए हमने इसको पैरेलल में लिया, बिकॉज आपको पता है जब हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3. पैरेलल का ही होता है. तो पैरेलल में हम जेड किस लिए ले रहे हैं, आर, एक्सएल और एक्सी के लिए.
ओके, तो आपको पता है कि जो हमारे ये क्या है, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर। तो आपको पता है कि एच जो रिएक्टेंस हमारे पास है एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होते हैं आर के। क्लियर। तो अगर आप इनको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो आपको पता है, देखिए अब ये हमने थ्योरी में करा हुआ है कि जो हमारे एक्सएल और एक्ससी हैं, ठीक है, अगर तो आपको पता है, मैं बता देती हूँ ऐड, क्योंकि आपको नहीं पता है अपने थ्योरी वाले पार्ट्स में। अगर आपको एक क्लियर नहीं हो रहा है तो आप थ्योरी वाले पार्ट्स को देखिए जिसमें हमने एलसीआर सर्किट को पढ़ा था, जहाँ पे जेड निकालना सीखा था, वहाँ पे ग्राफ्स भी बनाए थे। तो उस कंसेप्ट को आप फॉलो करिए तो आपको पता है एच क्योंकि जो आपका रिएक्टेंस है दैट इज एक्ससी माइनस एक्सएल, ठीक है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू आर। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को, ठीक है, सो इक्वेशन 1 इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, अगर इसको आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/z इज इक्वल टू 1/r² प्लस, आप देखिए 1/xl है तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/ωl, और ये क्या हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल है ना हमारा परपेंडिकुलर के कंपोनेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/ωc, तो 1/xc, क्योंकि देखिए xc क्या होता है 1/ωc, तो 1/xc क्या हो जाएगा ωc। ठीक है, ओके, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे ωc का होल का अंडर रूट। क्लियर। अब आपको पता है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, तो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमारी क्या आएगी वैल्यू 1/√LC। ये हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था तब आपने समझे थे। ठीक है, तो इस फ्रीक्वेंसी पे जेड क्या हो जाएगा हमारा मिनिमम, जेड क्या हो जाता है मिनिमम, इम्पीडेंस क्या हो जाएगा आपका मिनिमम हो जाएगा इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, तो 1/z मिनिमम होगा ना बेटा, जस्ट ए सेकेंड, 1/z क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा 1/z। अगर 1/z मिनिमम हो जाएगा तो z क्या हो जाएगा अकेला मैक्सिमम। ठीक है, और अगर z मैक्सिमम है तो आपको पता है यू नो दैट V/R इज इक्वल टू I। अगर ये है आपका कंपोनेंट ये R, अगर ये मैक्सिमम हो जाता है तो R क्या हो जाएगा I क्या हो जाएगा आपका मिनिमम हो जाएगा। तो सो यू कैन से दैट हियर, सो हियर I इज मिनिमम। ओके, क्लियर। सो हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। क्लियर, करंट वी हैव टू फाइंड, पहले किसके अलोंग निकालेंगे थ्रू L। ठीक है, L को अलोंग निकालेंगे तो I क्या हो जाएगा आपका EV/ωL। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर, तो ये कितना 230 गिवन है, ये कितना है क्वेश्चन नंबर, ये बेटा अब आप ये मत सोचिए ये वैल्यू कहाँ से आई, बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की वैल्यूज हमने यूज करी है। ठीक है, किसकी वैल्यू यूज कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के अकॉर्डिंग मैं इन वैल्यूज को यूज कर रही हूँ, और जब आप इसको सोल्व करोगे देन यू आर गेटिंग I इज इक्वल टू 23/25, दिस इज इक्वल टू 0.92 एम्पियर। तो ये करंट आ गया थ्रू L। ठीक है, अब हम करंट निकालेंगे थ्रू C, कैपेसिटर के अलोंग करंट निकालते हैं। चलो ओके, नाउ करंट थ्रू C, कैपेसिटर के अलोंग करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू EV/XC। इसको हम क्या लिख सकते हैं EV/1/ωc विच इज इक्वल टू ωc इंटू EV। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे सबकी तो क्या हो जाएगा 5 × 80 × 10⁻⁻6, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, ये कैपेसिटर की, और RMS वैल्यू आपको 230 गिवन है। इसको जब हम सोल्व करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा 5 ×
8 इंटू 23 और इंटू देखिए 0 0 क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -6। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको 10 की पावर -4 और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 8 इंटू 23 अपॉन में 1040। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद यू आर गेटिंग 0.92 एम्पियर। ठीक है, अब हम करंट निकालेंगे आई थ्रू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के लोग हम करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू EV अपॉन R। दिस बिकम 230/40 ओके एंड वी आर गेटिंग 5.75 एम्पियर। ओके, तो दिस इज द करंट थ्रू रेजिस्टर्स। तो एज द करंट इन L, so you can say see IL and IC। ओके क्लियर, जो हमने करंट निकाला है दैट इज करंट थ्रू L and C आर इक्वल। ठीक है, इक्वल है बट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, सो दे कैंसिल आउट। ठीक है, बट जो फेज चेंज है बिकॉज वो ऐसे है ना एक दूसरे के साथ। अगर हम बात करें तो देखिए ये हमारा XC, ये XL और ये R, तो ये देखिए एक दूसरे को क्या करेंगे, एक 180 के फेज में है ना दोनों। ठीक है, 180 फेज में है, जो फेज एंगल है दोनों कितना है, सो दे, तो ये देखिए ये जो करंट बनेगा और ये जो करंट बनेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। सो ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, नाउ टोटल करंट, तो आपके पास टोटल करंट कितना बचेगा, नाउ टोटल करंट ओनली करंट थ्रू दैट इज IR। ठीक है, यही बचेगा ना, जो रेजिस्टेंस के लोग अपने करंट निकालना है और वो आपका कितना है 5.75 एम्पियर। ओके, सो दिस द करंट दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ओके okay students, now question number 18 is on your screen. A circuit containing a 80 millihenry inductor and 60 microfarad capacitor in series. We are having एक इंडक्टर एंड एक कैपेसिटर। आपके पास एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, और जो हमने उसके ऊपर EMF अप्लाई करी है वो है 230 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। ओके, तो हमें रेजिस्टेंस जो सर्किट का है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो XL और XC होंगे उनको हमने बेसिकली क्या करना है, ओवरऑल आप एक तरीके से उनको पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ना के बराबर है, लेकिन जो इनका पर्सनल होगा लाइक XC और XL वो होगा। ओके, तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट एम्पलीट्यूड एंड RMS वैल्यू। यानी कि करंट एम्पलीट्यूड मीन्स यू कैन से दैट मैक्सिमम जो करंट की वैल्यू होगी। ओके, और IV भी हमें निकालना है। देन इन पार्ट B वी हैव टू फाइंड RMS वैल्यू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट, यानी कि आप कैपेसिटर के अलोंग भी पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे और इंडक्टर के अलोंग भी। ओके, देन वी हैव टू फाइंड एवरेज पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर। एवरेज पावर निकालनी है इंडक्टर की। एज यू ऑलरेडी नो, इंडक्टर में भी जो पावर होती है 0 होती है, कैपेसिटर में भी जो एवरेज पावर है 0 होती है, बट वी हैव टू सोल्व इट ऑल्सो। देन इन पार्ट वी हैव टू फाइंड टोटल एवरेज पावर बाय द सर्किट। ठीक है, एक साइकिल के लिए, 1 साइकिल के लिए निकाल लेंगे। ओके, सो नाउ वी हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18. Okay, so what we are having an inductor and capacitor. Okay, and they both are connected in series. This is the source, EMF source, this is inductor and this is our capacitor. Okay, so what is given to us students, inductor कितना गिवन है आपको, 80 मिली हेनरी we are having, so we have to convert it, then this is become 80 मिली को हम चेंज करेंगे इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, मैं इनको डायरेक्टली लिख देती हूँ, मैं जो वर्बली बोल रही हूँ वही आपको लाइन लिखनी है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन 60 माइक्रोफैरड। सो ओके, देन वी कन्वर्ट इट एंड इट इज 60 इंटू 10 की पावर -6 फैरड।
then you can say 6 into 10 की power minus 5 farad. Okay, then R क्योंकि इसने बोला है कि आप रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कीजिए पूरे सर्किट को. E कितना दे रखा है आपको, RMS वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट. ओके, एंड सो मैक्सिमम EMF अगर आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, √2 EV. ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.41, या चलिए इसको √2 रखते हैं, बाद में देखते हैं, इंटू 230. ठीक है, वोल्ट. ये क्या आ गया आपके पास, मैक्सिमम वोल्टेज आ गई. दिस इज द मैक्सिमम EMF दैट वी फाइंड आउट हियर. ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू अस. ओके, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी गिवन है, 50 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी इज गिवन 50 हर्ट्ज. इफ वी वांट टू फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फॉर्मूला. हम कई बार कर चुके हैं, अब तो आई थिंक आप इन चीज़ों से हैबिचुअल हो गए होंगे. देन दिस इज बिकम 50 into 200 pi radian per second. So these all are the information about the question. हमें क्या क्या गिवन है देखिए. L इंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ इंडक्टर, सॉरी कैपेसिटर, रेजिस्टेंस 0, IRMS दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपके पास 230 है, एंड मैक्सिमम EMF √2 into 230 वोल्ट है. लीनियर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. तो ये सारे वैल्यूज आपको गिवन हैं. तो चलिए अब हम सोल्व करते हैं. सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है पार्ट ए, उसमें हमसे पूछा गया है कि व्हाट द करंट एम्पलीट्यूड. इट मीन्स देखिए, अगर आप एक वेव बनाते हैं इस तरीके से, तो दिस इज द करंट एम्पलीट्यूड एंड दिस इज कॉल्ड आई नोट. तो हमें आई नोट यानी कि मैक्सिमम करंट निकालना है, और आपको निकालनी है RMS वैल्यू यानी कि IV भी हमें निकालना है. तो चलिए स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं सारे पार्ट्स को. सो बेटा, दिस इज द पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 18. ओके, हमें क्या निकालना है, I नोट मैक्सिमम करंट एंड IV इज द RMS वैल्यू ऑफ करंट. दीज टू वैल्यूज वी हैव टू फाइंड आउट. So we know the formula I naught, that is maximum current is equal to E naught by omega L minus 1 by omega C. ठीक है, I E by R होता है. E naught हमारा मैक्सिमम हमारा EMF हो गया है, और ये हमने इंडक्टर के लिए और ये कैपेसिटर के लिए राइट डाउन किए हैं. सो हमें ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं नोट की. मैक्सिमम वोल्टेज 230 √2 एंड ओमेगा इज 100 पाई L 80 into 10 की पावर माइनस 3 एंड ओमेगा इज अगेन 100 पाई. दिस इज 100 बेटा. ओके, 100 पाई इंटू 60 into 10 की पावर माइनस 6. तो चलिए बेटा इसको सोल्व करते हैं. तो देखिए क्या करेंगे बेटा हम, ये देखिए आप यहाँ से है ना, सबसे पहले 10 की पावर्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे. सी हियर, दिस इज 10 की पावर 3. देखिए पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 10 की पावर ये माइनस में है, तो ये आपका पार्ट कट हो जाएगा. हेयर यू आर गेटिंग ओनली 8 पाई माइनस 1 बाई, देखिए 1 2 3. सो इसमें से चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3. ये वाला पार्ट बचा आपके पास. इतना क्लियर है, क्लियर है. ओके, चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा. सो दिस इज बिकम 230 √2. दिस इज, आप इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. 6 पाई इंटू, तो ये एलसीएम लिया हमने, ऊपर क्या आ जाएगा 48 पाई का स्क्वायर माइनस 1000. ओके बेटा, सो 230 √2 48 पाई स्क्वायर माइनस 1000 अपॉन 6 पाई. क्लियर. 6 पाई को आप ऊपर लेके चले गए. यहाँ पे देखिए 48 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू स्केयरिंग कर दिया माइनस 1000. 380 दोनों की मल्टीप्लाई करा 1380 1.414 इंटू 3.14 सबकी वैल्यूज पुट करी, इनको मल्टीप्लाई करा, देन वी आर गेटिंग 473.260 माइनस 1000. जब इसको सब्ट्रैक्ट किया देन वी आर गेटिंग माइनस 526.739, और जब इनको हमने मल्टीप्लाई करा देन वी आर गेटिंग 6127.144. ओके, एंड व्हेन वी डिवाइड दीज टू टर्म्स देन वी आर गेटिंग minus 11.6
3 ampere. So this is the maximum current that we want to find out. Okay. Negative sign appear as, ये negative sign क्यों है? Because negative sign means, ये negative sign क्यों है? Because you know that ओमेगा एल इज लेस देन 1/ωc. ठीक है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस से स्मॉल है, इसीलिए आपका ये क्या है, लेस है. ओके, सो यू ऑलरेडी नो दैट इन LC circuit. Okay, in LC circuit you know EMF lag. Okay, EMF lag current by π/2. ठीक है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है. क्लियर. सो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा EMF होगा वो 90 डिग्री से पीछे रहेगा. अब देखिए इसका हम करते हैं बी पार्ट. सो बी पार्ट में आपको क्या बोला गया है, बी पार्ट में आपसे पूछा गया है ऑब्टेन द RMS वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ईच एलिमेंट. ठीक है, हमें RMS वैल्यू निकालनी है पोटेंशियल डिफरेंस की. ओके, सो पहले निकाल लेंगे हम अक्रॉस एल, यानी कि इंडक्टर के अलोंग निकाल लेंगे हम. ठीक है, वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या, V इज इक्वल टू IR, बट एल के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, I इंटू ओमेगा एल. ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे. ये कितना 8.23, ओमेगा कितना है 100 पाई इंटू 80 इंटू 10 की पावर -3. ठीक है, और जब हम इस पूरे पार्ट को सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 230 है तो 10 की पावर ख़त्म हो जाएगी, है ना. और जब हम इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे 8.23 को इंटू 3.14 into 8. Okay, then we are getting 206.74 वोल्ट. तो ये क्या आ जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप आ गई आपकी. किसके अलोंग आई है बेटा, ये अक्रॉस इंडक्टर. किसके अलोंग आई है, ये इंडक्टर के अलोंग. अब हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे अक्रॉस कैपेसिटर. ठीक है, चलिए निकालते हैं. ओके, सो वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है आपको अक्रॉस कैपेसिटर. तो वही फॉर्मूला हम सेम यूज़ करेंगे. V क्या हो जाएगा आपका I, और I कौन से वाला लेना, जो कैपेसिटर के अलोंग जा रहा है, इंटू 1/ωc. तो I की वैल्यू पुट करो 8.23 इंटू ओमेगा 100 पाई इंटू 60 इंटू 10 की पावर -6. हम ये क्वेश्चन नंबर 11 की वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है. ठीक है, ओके. अब इस पार्ट को आप सोल्व करेंगे तो इट इज़ बिकम C 8.2 एंड C 1230 है, तो ये कितना हो जाएगा इंटू पाई 3.14 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -3. ठीक है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 8.2 इंटू 1/6 इंटू 3.14 इंटू, अब ये ऊपर जाके 1000 बन जाएगा आपका. ठीक है, और जब आप इस पूरे पार्ट को सोल्व करेंगे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 4 जाए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4.1 को 1000 से, तो 4.1 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए. 4.1 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो दिस इज 4100. ओके, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 3.14, 9.42, and when we divide these two terms then we getting V is equal to 436.84. so this is the voltage drop across capacitor. ठीक है, और ये तो वोल्टेज ड्रॉप आई अक्रॉस कैपेसिटर, और जो हमारी वोल्टेज ड्रॉप आई थी अक्रॉस इंडक्टर वो आई थी 206.74 वोल्ट. ठीक है, ये किसके अलोंग आई थी, इंडक्टर के अलोंग, और ये किसके अलोंग आई है, कैपेसिटर के अलोंग. ठीक है, ये हमारी वोल्टेज ड्रॉप हमने फाइंड आउट कर ली है. एज यू नो ओल्ड जो हमारा, बिकॉज आपको पता है जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है वो इस तरीके से बनता है ना, L और C का. ठीक है,
सो यू कैन सी कि इनके बीच में जो फेज है, ठीक है, जो फेज एंगल है दोनों के बीच में, फेज एंगल दोनों के बीच में कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। क्लियर, इस बात से हम ऑलरेडी, हमें इस बात का पता है, ठीक है। सो दे गेट सब्सट्रैक्टेड, तो ओवरऑल जो होगा, सो क्योंकि फेज चेंज क्या है कि एक चीज़ आपकी इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ठीक है। इधर कितनी वोल्टेज ओमेगा एल के अकॉर्डिंग 206.74 और इधर कितनी है 436.84, तो ओवरऑल जो नेट आपकी वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कितना होगा। सो हम अप्लाइड यानी कि नेट वोल्टेज यानी कि अप्लाइड आरएमएस वोल्टेज निकाल लेंगे। तो अप्लाइड आरएमएस वोल्टेज आपकी कितनी हो जाएगी, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 436.84 माइनस 206.74, और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू आर गेटिंग 230.1 वोल्ट, ठीक है। सो दिस इज द total value that we want to find out. So this is the RMS voltage वो पोटेंशियल अक्रॉस ईच एलिमेंट, ठीक है। हमने बेसिकली क्या किया, दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, और उसके बाद वोल्टेज निकालने के बाद हमने उनको ओवरऑल नेट क्या निकाल दिया, वोल्टेज, ठीक है। दिस इज द आरएमएस वोल्टेज। नाउ पार्ट सी वी आर डूइंग। सो इन अवर पार्ट सी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर। ओके, सो हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर ट्रांसफर टू इंडक्टर। देखिए यू ऑलरेडी नो, थ्योरी वाले पार्ट्स में हम कर चुके हैं। सो यू नो एवरेज पावर ट्रांसफर्ड ओवर एक फुल साइकिल, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल पे, जो कंप्लीट साइकिल है हमारी उस पे जो ओवरऑल एवरेज पावर होती है, वैसे आपको पता है कि 0 होती है, ठीक है, ये तो आपको पता है। इंडक्टर में भी और कैपेसिटर में भी ये हमेशा क्या रहेगी आपकी 0, ठीक है। तो सेम एज पार्ट सी, ठीक है, जो हमने डी में लिखा वही हम पार्ट डी में भी वही लिखेंगे जो हमने पार्ट सी में करा है, ठीक है। तो इसमें भी जो एवरेज पावर है वो आपकी क्या रहेगी, 0 रहेगी कंप्लीट साइकिल पे, ठीक है। बिकॉज जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, बिकॉज फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज π/2, ठीक है। सेम एक्सप्लेनेशन हम यहाँ करेंगे, ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन। तो सी और डी पार्ट दोनों सेम हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना ही बताना है कि एवरेज पावर, क्योंकि आप जब इसको बनाते हो ग्राफिकली तो इतना ही चार्जिंग होता है, इतना ही डिस्चार्जिंग होता है, तो इतनी एनर्जी को यूज़ करता है, एनर्जी से वापस दे देता है, ओवरऑल जो रिजल्ट मिलता है आपको 0 मिलता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन है तो आप थ्योरी वाले पार्ट्स की देखिएगा, जिसमें मैंने आपको एवरेज पावर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर और तीनों का कम्बिनेशन का भी समझा रखा है, ठीक है। तो आप ये वाला रीजन COD में एक्सप्लेन कर देंगे। Now we are doing part E. In part E, what it want to say in part E, what is the total average power absorbed by the circuit? आपको बतानी है सर्किट ने टोटल कितनी पावर अब्जॉर्ब करी, ठीक है। तो आप ये बताइए सर्किट में कौन कौन है। सर्किट में आपके पास इंडक्टर है और कैपेसिटर है ना। इसकी भी पावर 0 हो गई और इसकी भी पावर 0 हो गई, तो टोटल पावर फिर कितनी मिलेगी आपके पास, तो टोटल एवरेज पावर भी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एवरेज पावर ऑफ सर्किट इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो जो लास्ट के हमारे पार्ट है C, D एंड E, तीनों का क्या हो जाएगा, आपका 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हमने क्वेश्चन में क्या क्या निकाला बेटा, देखिए ए पार्ट में हमने निकाला I note that is maximum current and RMS value of current. In our part B, we are finding RMS value potential drop. ठीक है। तो लेट्स, मैं आपको एक बार अच्छे से शो कर देती हूँ पार्ट बी। देखिए दिस इज द पार्ट बी, ओके। ये हमने कैपेसिटर का और इंडक्टर का वोल्टेज निकाला था, ये C, D एंड E। तो इस तरीके से आपने इसको सोल्व किया है। सो होप स्टूडेंट दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। So thank you so much students. Take care. In our next part we are discussing question number 19.
तब तक करते रहिए, स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू सो मच।